producer. The product is hormone and the producer is endocrine gland. Means relationship between the endocrine gland and the hormone. और ये जो नेगेटिव और ये जो फीडबैक है, कहा कि दो तरह के फीडबैक हैं, एक तो पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव. पॉजिटिव फीडबैक doesn't survive for long duration because it works in only one direction. या तो फंक्शन को सिर्फ बढ़ाता रहेगा या सिर्फ घटाता रहेगा, and in both the condition the endocrine gland will get damaged. तो इसलिए ये सही नहीं होता है. और negative feedback, which is called push and pull feedback, it works according to the requirement. जब जरूरत होगी तो फंक्शन को बढ़ाया जाएगा, जब जरूरत नहीं है तो फंक्शन को चेक किया जाएगा. तो ये दोनों डायरेक्शन में काम कर रहा है. तो पुश एंड पुल. अब इसमें भी दो टाइप बताया, शॉर्ट नेगेटिव फीडबैक विच इज आल्सो कॉल्ड सर्वो नेगेटिव फीडबैक और लॉन्ग नेगेटिव फीडबैक. तो शॉर्ट नेगेटिव फीडबैक में सीधा सा मामला है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्ट एंड इट्स प्रोड्यूसर. हार्मोन और एंडोक्राइन ग्लैंड के बीच अगर सीधा डायरेक्ट संबंध है तो इट इज डायरेक्ट और सर्वो और शॉर्ट नेगेटिव फीडबैक. और अगर इस प्रोडक्ट और प्रोड्यूसर के बीच में एक या एक से ज्यादा कोई दूसरा कंपोनेंट इन्वॉल्व हो गया तो इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट. When one or more other components get involved in between the product and producer, means in between the hormone and the producing endocrine gland, then it becomes indirect or long negative feedback. और अभी कहा था कि any system which is viable in nature works on negative feedback. Anyway, अब इसके बाद कुछ टर्म्स हैं, जैसे एक टर्म है synergistic और दूसरा एंटागोनिस्टिक. सिन मीन्स होता है टुगेदर, सेम, और एंटा मीन्स होता है डिफरेंट. तो when two or more hormones act together to regulate the function, they are called synergistic. और कह सकते हैं when one or more hormones support each other in performing a particular function, then they are called synergistic. एक या एक से ज्यादा हार्मोन किसी फंक्शन में एक दूसरे को सपोर्ट करता है, मिलकर काम करता है, तो they are called synergistic. When one or more hormones act together or support each other during a particular function, they are called synergistic. And when two or more hormones oppose each other during a particular function, they are called antagonistic. अगर दो या दो से ज्यादा हार्मोन एक दूसरे को अपोज कर रहा है, एक दूसरे को निगेट कर रहा है किसी फंक्शन के समय में, तो दे आर कंसीडर्ड एज एंटागोनिस्टिक. एंटा मतलब विपरीत काम करने वाला. तो कुछ हार्मोन्स हैं, जैसे सिनर्जिस्टिक हार्मोन की बात करें हम लोग, जैसे ग्रोथ हार्मोन. तो ग्रोथ हार्मोन का एक हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखेंगे बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में, टिश्यू के ग्रोथ और डेवलपमेंट. लेकिन यही काम थायरॉक्सिन भी करता है. अगर थायरॉक्सिन का सिक्रीशन कम हो जाएगा तो ग्रोथ के लिए एनर्जी कम मिलेगा. एनर्जी का जो सोर्स है वो थायरॉक्सिन है. अब अगर थायरॉक्सिन का सिक्रीशन कम होगा तो जाहिर सी बात है कि बॉडी के ग्रोथ के लिए जो एनर्जी चाहिए वो नहीं मिलेगा. तो दोनों मिलकर काम कर रहा है ग्रोथ में. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सिनर्जिस्टिक. अब जैसे देखिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जिसका एग्जांपल है कॉर्टिसोन एंड कॉर्टिसोल. दे हैव हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट. ध्यान से ये सब सुनना है. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, cortisone and cortisol, they have hyperglycemic effect. Hyperglycemic effect कहने का मतलब है they have the tendency to increase the blood glucose level. और हम लोग जानते हैं कि जो immediate source है एनर्जी का, that is glucose. कभी भी कोई अगर कमजोरी फील करता है, फेंट कर या कुछ भी हो गया, उसको ग्लूकोज देंगे तो तुरंत एनर्जी मिलेगा. इट इज द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी. तो जब कभी भी इमरजेंसी कंडीशन आता है
ड्यूरिंग एन इमरजेंसी कंडीशन, जब बॉडी को उस सिचुएशन को फेस करने में बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत चाहिए पड़ती है, तो वैसे कंडीशन में ये कॉर्टिसोन वगैरह ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है? बाई ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ध्यान से सुनना टर्म, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। लाइसिस में तोड़ना, यानी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन टूटेगा तो क्या रिलीज होगा? ग्लूकोज। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। बाई प्रोमोटिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस। Gluconeogenesis is the formation of glucose from the sources other than carbohydrate, यानी प्रोटीन और फैट को बदल देना ग्लूकोज में, that process is gluconeogenesis। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये सब काम करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और यही काम करता है ग्लूकागॉन भी। ग्लूकागॉन भी यही काम करता है, तो दे आर सिनर्जिस्टिक। लेकिन ये कभी ऐसा नहीं करना है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, हमने खुद देखा है कि बना लेता है एक अपना पेज में कि इसका सिनर्जिस्टिक ये, इसका एंटागोनिस्टिक ये, तो बेवकूफी। सिनर्जिस्टिक और एंटागोनिस्टिक ये जो टर्म यूज कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग जो एंडोक्राइन सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं, इट इज जस्ट लाइक the members of a joint family. All the components in endocrine system may be compared to the family members in a joint family. किसी joint family में बहुत सारे members होते हैं, तो वैसे ही ये endocrine system में ये different glands और hormones हैं। ये एक family है, joint family। तो आप ज्वाइंट फैमिली की बात छोड़ दीजिए, अभी तो न्यूक्लियर फैमिली हो गया, ज्वाइंट फैमिली तो बहुत अलग है। तो न्यूक्लियर फैमिली में भी आप देखिएगा 2-3 भाई बहन है या मम्मी पापा है जो भी, तो कभी अगर बैठ के बातचीत हो रही है तो देखिएगा किसी एक मुद्दे पर, कोई पर्टिकुलर इशू पे कोई भी बात हो सकती है, देखिएगा कि 2 मेंबर, अगर 4 मेंबर है तो 2 मेंबर दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, दोनों बहस कर रहा है मिल के, दोनों एक बात बोल रहा है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, तो अभी सिनर्जिस्टिक हो गया। एक पर्टिकुलर मुद्दे पे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, बोथ आर सिनर्जिस्टिक। लेकिन जैसे ही मुद्दा बदलेगा, जैसे ही टॉपिक बदलेगा, अब वही 2 भाई बहन जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे किसी पर्टिकुलर इशू पे, अब दोनों एक दूसरे का कट्टर जानी दुश्मन हो जाएगा, एक दूसरे को अपोज करेगा, हल्ला गुल्ला होगा, चीख चिल्ला होगा। ये अक्सर होता है फैमिली में। फिर देखिएगा कि कुछ, फिर थोड़ी देर के बाद फिर अगर कोई दूसरा इशू आएगा, फिर दोनों एक दूसरे के साथ हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों एकदम परमानेंट एक दूसरे का दोस्त है या परमानेंट दुश्मन है? नहीं, ये डिपेंड करता है कि मौका कैसा, टॉपिक क्या है, इशू क्या है। पर्टिकुलर इशू पे 2 एक साथ हो भी सकते हैं और अगले नेक्स्ट इशू पे दोनों एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं, लेकिन अब ध्यान देने की बात है, लेकिन उनका मकसद एक ही है कि फैमिली का बेटरमेंट हो। फैमिली का बुराई कोई नहीं चाहेगा कि उसके परिवार को कोई नुकसान हो, हानि हो। तो जो भी कर रहा है उसके सोचने का, करने का रवैया अलग हो सकता है, बट उसका मकसद भी है कि फैमिली को की भलाई हो, तरीका अलग हो सकता है। तो इसी तरह एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स एक दूसरे को अपोज करते हैं। अपोज इसलिए नहीं करते हैं कि वो एंडोक्राइन सिस्टम को डैमेज कर दे, अपोज इसलिए करते हैं कि वो मिलकर दोनों अपोज करके उस सिस्टम को रेगुलेट करें। अब देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल, जैसे हम लोग कहते हैं इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन और ग्लूकागॉन, इंसुलिन का काम होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर, और ग्लूकागॉन का काम होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देना। अगर एक भी एबनॉर्मल काम करेगा और दूसरा उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल या तो बहुत बढ़ जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, या हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो फंक्शन तभी मेंटेन रहेगा जब दोनों एक दूसरे को ठीक से अपोज करें। तो ये जो रिलेशनशिप है, इसलिए कभी भी क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए कि कोई हार्मोन सिनर्जिस्टिक है या एंटागोनिस्टिक है, तो आप ध्यान से उस क्वेश्चन में देखिए कि ये किस मामले में बात कर रहा है। जैसे आपको एक एग्जांपल बता दें
एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, फीमेल हार्मोन्स है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, both are responsible for the development of the female secondary sexual characters. फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट में दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मिलकर काम करता है। अब मैमरी ग्लैंड के अंदर अगर ट्यूबुलर पार्ट को डेवलप करा रहा है एस्ट्रोजन, तो एल्वियोलर पार्ट को डेवलप करा रहा है प्रोजेस्टेरॉन। enlargement of the mammary gland during the latter stage of pregnancy or even during the second half of the menstrual cycle is simply due to the greater secretion of the progesterone. फीमेल में मैमरी ग्लैंड का साइज वेरिएबल है। फर्स्ट 14 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल मैमरी ग्लैंड का साइज नॉर्मल होगा, लेकिन ओव्यूलेशन के बाद 14 डे के बाद साइज थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। प्रेगनेंसी के समय भी साइज इंक्रीज करता है, ये होता है ड्यू टू द ग्रेटर सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन डेवलपमेंट में तो दोनों का काम था, वो ट्यूबुलर पार्ट या एल्वियोलर पार्ट। अब देखिए प्रेगनेंसी के एस्टैब्लिशमेंट में दोनों का रोल है, लेकिन फर्स्ट 3 मंथ्स में, पहला 3 महीने में ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा प्रोजेस्टेरॉन का, और उसके बाद के महीने में होगा एस्ट्रोजन का। तो अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो दोनों सपोर्ट करा है, लेकिन अगर हम लोग ड्यूरेशन बांटते कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन में 36 का आंकड़ा, प्रोजेस्टेरॉन चाहेगा कि प्रेगनेंसी मेंटेन हो, फीचर्स को रिटेन करें, और एस्ट्रोजन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को स्टिमुलेट करेगा कि फीचर्स बाहर हो जाए। तो उस समय प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा रहता है, इसलिए एस्ट्रोजन कुछ कर नहीं पाता और फीचर्स का इम्प्लांटेशन और डेवलपमेंट होता है। इसी कारण से अगर फर्स्ट 3 मंथ या जस्ट उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अगर घट जाए अचानक से, तो इट विल कॉज एबॉर्शन। तो हम लोग पढ़ेंगे आगे एंडोक्राइन सिस्टम और मेंस्ट्रुअल साइकिल में एबॉर्शन हो जाए। तो ये दोनों हार्मोन तो मिलकर काम करते हैं मेल और फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के ग्रोथ और डेवलपमेंट में, लेकिन जब मामला आता है प्रेगनेंसी का तो एक दूसरे का एकदम कट्टर दुश्मन है। पहला ट्राइमेस्टर में प्रोजेस्टेरॉन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद के ट्राइमेस्टर में एस्ट्रोजन इंपॉर्टेंट। तो ये चीज तो आगे हम लोग जब पढ़ेंगे हार्मोन तो और क्लियर होगा, लेकिन अभी सिर्फ इतना ही दिमाग में आपका हम रखना चाहते हैं कि कभी भी ये नहीं ध्यान बना लीजिएगा कि 2 हार्मोन पक्का एकदम एक बराबर सिनर्जिस्टिक रहेगा या 2 हार्मोन पक्का एंटागोनिस्टिक रहेगा। अब देखिए एक और एग्जांपल देते हैं। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में ग्रोथ हार्मोन और थायरॉक्सिन को हम लोग कंपेयर करें। ग्रोथ हार्मोन विच इज रिलीज्ड फ्रॉम द पिट्यूटरी एंड थायरॉक्सिन विच इज रिलीज्ड फ्रॉम थायराइड। ग्रोथ हार्मोन, तो ग्रोथ हार्मोन has anabolic effect. Growth hormone has anabolic effect. Anabolic effect यानी it helps in the synthesis of tissue protein. ये प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है ग्रोथ हार्मोन। और ठीक इसका उल्टा थायरॉक्सिन, it helps in the catabolism of the protein, यानी प्रोटीन को ब्रेक डाउन में मदद करता है। तो दोनों मिलकर अब ग्रोथ और डेवलपमेंट करवाता है। लेकिन अगर हम लोग कहेंगे कि अब ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए अगर एनर्जी चाहिए और भी सब चीज चाहिए तो सिनर्जिस्टिक है, लेकिन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे तो दे आर एंटागोनिस्टिक। तो जब तक एंडोक्राइन सिस्टम को आप दिल से नहीं पढ़िएगा, गहराई से नहीं समझिएगा, क्वेश्चन इसमें आपसे गलत हो। और इसलिए एम्स का, आप शुरू से क्वेश्चन एम्स का क्वेश्चन उलट के देखिए। एम्स सबसे ज्यादा सवाल पूछता है फिजियोलॉजी में एंडोक्राइन सिस्टम से, क्योंकि स्टूडेंट को उलझाने का यहाँ पे बहुत सारा मसाला है, कहीं भी उलझा सकता है। नॉर्मली स्टूडेंट जाता है पढ़ के सिंपल एक चीज पढ़ के जाएगा, ये हार्मोन ये फंक्शन, ये हार्मोन ये फंक्शन, या इसके हाइपर सिक्रीशन से ये हो जाएगा, इसके हाइपो से ये हो जाएगा। अब वहाँ क्वेश्चन रीजनिंग असर्शन में देता है एम्स में, और उसी का कारण है कि आप देखिए ये नीट में भी रीजनिंग असर्शन आएगा, 3-4 क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। अब वो ज्यादा क्वेश्चन उसमें देखिएगा एंडोक्राइन से देगा। अब आप पीछे का एम्स का, दिल्ली एम्स का क्वेश्चन बैंक भी अगर लेके देखिएगा, पुराना अगर होगा या कहीं से देखिए, तो आपको एंडोक्राइन से मिलेगा।
और आप दूसरे सिस्टम से आसानी से बना लेंगे। एंडोक्राइन में कंफ्यूजन कारण है कि सुपरफिशियल पढ़ेंगे उसको ऊपर ऊपर तो समझ में नहीं आता। ऐसे भी आप जानते हैं किसी भी फैमिली में किसी भी कोई भी रिश्ता जब तक गहराई से नहीं समझा जाए, आपस में एक दूसरे से परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, गलती हो ही जाएगी। तो एक दूसरे को समझना है, यानी यहाँ पे सारे हार्मोन्स और ग्लैंड को समझिएगा तो गलती नहीं होगी, और जस्ट ऊपर ऊपर पढ़ लेंगे तो बहुत सारी गलती होगी। तो ये इसको देखना है। एनीवे, तो अभी हम लोगों ने बात किया सिनर्जिस्टिक और एंटागोनिस्टिक। ये परमानेंट रिलेशनशिप नहीं है, कोई भी कभी सिनर्जिस्टिक हो सकता है, कभी भी कोई किसी दूसरे फंक्शन में एंटागोनिस्टिक हो सकता है। तो ये सब तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब इसमें एंडोक्राइन सिस्टम में, और कहा कि अगर एंडोक्राइन सिस्टम में बहुत ज्यादा अगर हाइपर एक्टिव होता है, तो हाइपर एक्टिव होने से कोई भी ग्लैंड अगर हाइपर एक्टिव होगा तो ग्लैंड का साइज बढ़ता है। The size of the gland increases due to hyperactivity. तो इसमें दो टर्म आता है, एक तो हाइपरट्रॉफी और दूसरा हाइपरप्लेसिया। हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया, जैसे कोई ग्लैंड है, मान लो कोई भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये ज्यादा काम कर रहा है, ये ज्यादा काम कर रहा है, इसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, these are the cells present in the endocrine gland। तो अगर ये ज्यादा काम कर रहा है तो साइज बढ़ेगा। किसी भी ग्लैंड का साइज और वेट इट डिपेंड्स अपॉन इट्स फंक्शनल स्टेट, ये एकदम दिमाग में रखना है। हम लोग एक एवरेज लिखते हैं कि कोई ग्लैंड कितना साइज है, कितना उसका वजन है, बट ये सब एवरेज है। एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि वो कितना एक्टिव है या लेस एक्टिव है। अगर ज्यादा एक्टिविटी परफॉर्म करेगा तो साइज और वेट दोनों बढ़ेगा, लेस एक्टिव होगा तो साइज और वेट घटेगा। तो यहाँ पे अगर ये ज्यादा एक्टिव है तो दो बात हो सकती है, एक तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएगा। इफ द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज इन द ग्लैंड देन द साइज ऑफ द ग्लैंड इंक्रीजेज। दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी यानी नंबर ऑफ सेल्स क्या हो गया, बढ़ गया, ग्लैंड का साइज बढ़ गया। दूसरा है हाइपरप्लेसिया, नंबर ऑफ सेल्स रिमेन्स द सेम, जितना सेल है उतना ही रहेगा, लेकिन सेल का साइज बढ़ जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड हाइपरप्लेसिया। तो साइज इंक्रीज कर गया हाइपर एक्टिविटी से, लेकिन दो बात हो सकती है, अगर हाइपरट्रॉफी कहेंगे तो नंबर ऑफ सेल्स इन द ग्लैंड इंक्रीजेस, ऑब्वियसली इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द ग्लैंड। और अगर हम लोग कहते हैं हाइपरप्लेसिया तो नंबर ऑफ द सेल्स रिमेन द सेम बट द साइज ऑफ द सेल्स इंक्रीजेस। तो ये ध्यान रखिएगा, ये हाइपरट्रॉफी और डिस्ट्रॉफी तो कहेंगे तो सेल का साइज सिकुड़ जाता है। तो खैर, ये हम लोगों ने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया। अब थोड़ा सा आप पढ़िएगा खुद से उस असाइनमेंट को, तो आपको और क्लियर होगा इस पर इंट्रोडक्शन। और अब हम लोग ग्लैंड स्टार्ट करेंगे। जैसे हम लोगों ने कहा था कि 10 तरह का ग्लैंड पढ़ेंगे। वी विल डिस्कस 10 टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। पहला एंडोक्राइन ग्लैंड पिट्यूटरी, दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड, तीसरा पाराथायरॉइड, चौथा एड्रिनल जिसको सुप्रारीनल भी कहते हैं, पांचवा एंडोक्राइन पैंक्रियास विच इज कॉल्ड आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, छठा पीनियल ग्लैंड विच इज कॉल्ड इपिफाइसिस सेरेब्राई और कोनेरियम भी कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड कोनेरियम पीनियल को। देन सातवां थाइमस, आठवां टेस्टिस, नौवां ओवरी और 10वां प्लेसेंटा। इसमें हम लोग 50-60 या उससे ज्यादा ही हार्मोन डिस्कस करेंगे और हार्मोन का नेचर देखेंगे, हार्मोन का मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे, हार्मोन का फीडबैक देखेंगे कि वो कैसे फीडबैक उसका रिलेशनशिप है, शॉर्ट या निगेटिव फीडबैक, शॉर्ट निगेटिव फीडबैक कैसा है, लॉन्ग निगेटिव फीडबैक किसके साथ है, फिर उसका फंक्शन देखेंगे डिटेल, और फिर उसका हाइपर और हाइपर सिक्रीशन से क्या प्रॉब्लम है ये देखेंगे। अब इतना सारा ग्लैंड है और उसमें हमको लगता है कि 40 से ऊपर ही हार्मोन्स होगा, तो सबका डिटेल पढ़ना है।
ग्लैंड का भी जितना भी 10 तरह का ग्लैंड है सबका स्ट्रक्चर पढ़ना है, सबका डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे, कैसे डेवलप होता है। तो पहला हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ग्लैंड पिट्यूटरी। द टर्म पिट्यूटरी इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल यूज्ड बाय वेसालियस। ये जो पिट्यूटरी शब्द है, पिट्यूटरी, इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल यूज्ड बाय वेसालियस। वेसालियस नाम के एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ने पहली बार यह शब्द इस्तेमाल किया, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी, this term has been derived from the Latin word pitua. पिट्यूटरी का ओरिजिन हुआ है लैटिन शब्द से पिटुआ, एंड पिटुआ मीन्स गार्बेज। गार्बेज यानी कूड़ा करकट। तो आगे हम लोग इसका पोजीशन पे सब डिस्कस करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये हाइपोथैलेमस है। दिस इज द हाइपोथैलेमस विच इज द वेंट्रल साइड ऑफ द डायंसेफेलॉन। आगे पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में। ये ब्रेन का हिस्सा है। दिस पार्ट इज द डायंसेफेलॉन। डायंसेफेलॉन जैसे ये बोर्ड है मान लीजिए, तो इसका डॉर्सल साइड ये है, तो इट इज एपिथैलेमस। वेंट्रल साइड ये है नीचे वाला, तो इट इज हाइपोथैलेमस। अगर ऊपर लगा हुआ है कोई ग्लैंड तो एपिफाइसिस सेरेब्रल पिनियल, अगर नीचे से लगा हुआ है तो हाइपोफाइसिस, जिसका नाम है पिट्यूटरी। तो ये हाइपोथैलेमस के नीचे लगा हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाइपोफाइसिस। लेकिन पिट्यूटरी नाम क्यों दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये पिट्यूटरी ये ब्रेन का हिस्सा है हाइपोथैलेमस, और उससे लगा हुआ ये ग्लैंड है पिट्यूटरी। इस पर डिटेल बात करेंगे, डायग्राम बनाए हुए हैं। ये ग्लैंड पूरा आप देख रहे हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये पोस्टीरियर लोब होता है, ये एंटीरियर लोब है, और इन दोनों के बीच एक छोटा सा लोब है, दैट इज द मिडिल लोब। तो ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर लोब पार्स नर्वोसा कहते हैं, ये एंटीरियर लोब पार्स डिस्टालिस कहते हैं, और बीच में मिडिल लोब इट इज कॉल्ड पार्स इंटरमीडिया। ये खैर, अब ये जो पोस्टीरियर लोब है ये कनेक्टेड है टू द हाइपोथैलेमस बाय दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड इन्फंडिबुलम। ये इन्फंडिबुलम है जो इसको जोड़ा हाइपोथैलेमस से, एंड द जंक्शन बिटवीन द हाइपोथैलेमस एंड द इन्फंडिबुलम इज कॉल्ड मेडियन एमिनेंस और ट्यूबर साइनेरियम। अब हम लोग जो बात करेंगे इस पर डिटेल देखिएगा। यहाँ पे हाइपोथैलेमस में दो तरह के न्यूक्लियाई हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था। न्यूक्लियाई आर द गैंग्लिया प्रेजेंट विद इन द CNS। ब्रेन के अंदर जो एग्रीगेशन है, जैसे न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन में सेल बॉडी या साइटोन होता है, तो बहुत सारे साइटोन्स न्यूरॉन के सेल बॉडी एक साथ इकट्ठे होते हैं। अगर ब्रेन में हो रहा है तो उसके लिए टर्म है न्यूक्लियाई, और दूसरे जगह हो रहा है तो इसको गैंग्लिया कहेंगे। गैंग्लिया इज द एग्रीगेशन ऑफ साइटोन, एंड व्हेन द गैंग्लिया इज फॉर्म्ड इन द ब्रेन इट इज कॉल्ड न्यूक्लियाई। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई, सुप्राऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। और इससे लगा हुआ ये हम लोग पढ़ेंगे अबाउट 10 लाख न्यूरॉन जो आता है पोस्टीरियर लोब। ये सब आगे बात करेंगे। अभी फिलहाल देखिए, इसी हाइपोथैलेमस से, ब्रेन से ब्लड कैपिलरी भी आता है, यहाँ से वेन आता है ब्लड लेकर। पिट्यूटरी ग्लैंड रिसीव्स ब्लड फ्रॉम हाइपोथैलेमस। तो पहले पिटुआ टर्म आता है गार्बेज के लिए। गार्बेज मतलब पूरा करकट। तो पहले लोगों ने माना कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो बिल्कुल मटर के दाने के जैसा होता है, छोटा होता है ब्रेन के नीचे, लोगों ने कहा कि ये तो ब्लड कलेक्ट कर रहा है, इसमें वेनस ब्लड आ रहा है ब्रेन के डिफरेंट पार्ट से। इट कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, और ये वेनस ब्लड कलेक्ट कर रहा है, यानी इट इज कलेक्टिंग द मेटाबॉलिक वेस्ट। पूरा करकट कलेक्ट कर रहा है ब्रेन का, इसलिए इसका नाम दे दिया पिट्यूटरी, यानी गार्बेज कलेक्टिंग ऑर्गन। ये तो बाद में पता चला ये पूरा करकट ये गार्बेज कलेक्ट नहीं कर रहा है। एक्चुअली ये जो ब्लड वेसल इसके अंदर आता है ब्रेन से, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी में, उसके थ्रू न्यूरोपेप्टाइड्स आते हैं। न्यूरोपेप्टाइड, जैसे पहला न्यूरोपेप्टाइड होता है GHRF, सोमैटोक्राइनिन भी कहते हैं। क्राइनस मींस होता है सेक्रीशन, सोमा मतलब बॉडी।
तो सोमैटोकाइनिन और GHRF ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर ये पहुंचता है एंटीरियर लोब में। यहाँ पे सेल्स होते हैं सोमैटोट्रॉप, इससे रिलीज करवा देता है ग्रोथ हार्मोन। दूसरा आएगा यहाँ से CRF कॉर्टिकॉइड रिलीज फैक्टर, वो एक्ट करेगा कॉर्टिकोट्रॉप पे और कॉर्टिकोट्रॉप रिलीज कर देगा ACTH। तीसरा हार्मोन आएगा TRF थायरोट्रॉपिक हार्मोन, वो थायरोट्रॉप पे एक्ट करेगा, इट विल रिलीज द TSH और TSH जाके थायराइड पे काम करेगा तो थायरोक्सिन रिलीज कराएगा एंड सो ऑन। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड में, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हम लोग पढ़ेंगे 6 तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं और इनको रिलीज कराने वाला जो फैक्टर है न्यूरोपेप्टाइड्स कहते हैं, वो कहाँ से आ रहा है? हाइपोथैलेमस इसी ब्लड के थ्रू। अगर इसको काट दे यहाँ पे कैपिलरी तो एंटीरियर लोब का फंक्शन नहीं है। उसी तरह ब्रेन से ये नर्व आता है, सुप्राऑप्टिक और पारावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से 10 लाख न्यूरॉन होते हैं और इनके नर्व एंड से रिलीज होता है 2 न्यूरो हार्मोन। न्यूरो हार्मोन इसलिए कह रहे हैं कि इनका सिंथेसिस होता है ब्रेन में, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड न्यूरो हार्मोन, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। Oxytocin is also called pitocin and vasopressin is called pitresin, जिसको एंटीडायरेटिक हार्मोन कहते हैं। तो ये तो बाद में पता चला कि जो एंटीरियर लोब पिट्यूटरी का 6 हार्मोन रिलीज कर रहा है, उसको रिलीज कराने वाला फैक्टर सब वहीं से आ रहा है, हाइपोथैलेमस से, उसी ब्लड के थ्रू आ रहा है। और 2 न्यूरो हार्मोन तो डायरेक्ट रिसीव कर रहा है पोस्टीरियर लोब। तो इसलिए इस कनेक्शन को कहा गया हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजियल कनेक्शन, दोनों को जोड़ने वाला। तो बाद में पता चला कि नहीं, ये तो पूरा करकट नहीं कलेक्ट करता है, ये तो बहुत इसके फंक्शन में मदद करता है, न्यूरोपेप्टाइड रिलीज करता है। तो फिर इसका एक नाम चेंज किया गया और दूसरा नाम दिया गया इसका हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पोजीशन। हाइपो मतलब नीचे है, फाइसिस ब्रेन के नीचे है, इसलिए नाम दिया हाइपोफाइसिस। और चूंकि ब्रेन के डिफरेंट पार्ट से ब्लड कलेक्ट कर रहा, इसलिए नाम दिया पिट्यूटरी। अभी अलग बात है कि उसमें गार्बेज नहीं आ रहा है, उसके साथ हार्मोन आ रहा है, न्यूरोपेप्टाइड आ रहा है जो इसके फंक्शन में मदद करेगा। तो अब पिट्यूटरी आपके पास असाइनमेंट है, उसको देख लीजिए। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, कल स्टार्ट किया जाएगा पिट्यूटरी। थैंक यू। हिंद, जय भारत। जय हिंद। हाँ, जय हिंद, जय भारत।